Hello, I'm Abhishek Kesri, SST teacher at Bihar Vikas CBSE School. Today we are going to discussing class 10th unit test 2 क्वेश्चन पेपर. इसका आंसर की डिस्कस करेंगे और हम हर ऑप्शन को, हर क्वेश्चन को, हर आंसर को हम लोग फुली एक्सप्लेन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है. और आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, यह क्वेश्चन पेपर पूरे बोर्ड के सिलेबस को कवर किया गया है इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है. सारे चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो अगर कोई स्टूडेंट जो बिहार विकास स्कूल के स्टूडेंट नहीं है और क्लास 10 का एग्ज़ाम देंगे 2024 में, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत बेनिफिशियल साबित होगा. और आपका प्री बोर्ड आने वाला है तो उस हिसाब से भी आपका यह वीडियो बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि इसमें पूरे सिलेबस को कवर किया गया है. तो आपका क्या होगा, आपका एक बार रिवाइज टाइप का हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में क्या है, तो आपका जो बोर्ड का पैटर्न होता है सेम टू सेम 20 MCQ. उसके अलावा आपके क्या आपके 4 जो हैं वेरी शॉर्ट आंसर, फिर आपके 5 जो है तो शॉर्ट आंसर, 4 लॉन्ग आंसर. उसके अलावा केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड है. उसके अलावा मैप बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है. तो शुरुआत करते हैं. पहले जो हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्या होता है, हमारे जो आपके MCQ है. तो पहला MCQ हमारा क्या है, तो पहला MCQ हम पढ़ते हैं, ठीक है. विच एक्ट गेव द इनॉर्मस पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी. किस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकत, इनॉर्मस पावर उन लोगों को दे दी थी. ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो हमारा होगा वह रॉलेट एक्ट होगा, ठीक है. रॉलेट एक्ट आया कब था, तो रॉलेट एक्ट आया था हमारा 1919 में. इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है. और जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या क्या, तो आर्म्स एक्ट. आर्म्स एक्ट कब आया था आपका, आर्म्स एक्ट आया था 18. आर्म्स एक्ट जो हमारा था वह 1878 में आया था, ठीक है. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1878 में आया था. साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन हमारा 1928 में आया था. और साइमन कमीशन किस लिए आया था, तो याद रखेंगे साइमन कमीशन जो था वह गवर्नमेंट के जो आपके वर्क्स थे और गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को ऑडिट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को मतलब दोबारा फीडबैक देने के लिए आया था, ठीक है. गवर्नमेंट के कामों को फीडबैक देने के लिए यह हमारा साइमन कमीशन बैठाया गया था. और साइमन कमीशन को लेकर भी क्या हुआ था, साइमन कमीशन को भी लेकर आपका क्या, तो आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट साइमन कमीशन को के चलते हुआ था. और रॉलेट एक्ट के चलते कौन सा आपका मूवमेंट हुआ था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, तो आपका 1921 में स्टार्ट हुआ था. और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आपका 1929 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी. फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अब्दुल गफ्फार. फ्रंटियर गांधी कहने का मतलब क्या है, तो फ्रंटियर गांधी कहने का मतलब आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंडिया का मैप है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यह जो हमारा इंडिया का मैप है, तो ब्रिटिश टाइम पे क्या होता था, ब्रिटिश टाइम पे आपका जो यह वाला पाकिस्तान वाला जो यह वाला रीजन है, ठीक है, इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नाम से जानते थे, ठीक है. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नाम से. तो इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के रहने वाले कौन थे, उनका नाम था खान अब्दुल गफूर खान, ठीक है. उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है. यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का मतलब जैसे आपका होता था ना कि जैसे यूपी वाले रीजन्स को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो यूपी वाला या जिसको हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, इधर मद्रास था आपका, तमिलनाडु है, चेन्नई जो है, या बॉम्बे प्रोविंस, इधर बंगाल, वैसे ही इसको हम लोग कॉलोनियल पीरियड में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नाम से जानते थे, ठीक है. तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वहाँ के गांधी के रूप में जाने जाते थे. इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है. यहाँ आपका कौन सा चैप्टर का, तो यहाँ आपका नेशनलिज्म इन यूरोप के चैप्टर से है. यहाँ पे क्या है, तो यह पिक्चर किसका है, तो ऑब्वियस ही बात है आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें 2-3 पिक्चरें थी, एक मैरिनी की, जर्मेनिया की, और यह जो आपका डी ऑप्शन है एंटोन वोन वन, यह कौन थे, तो यह एक राइटर के नाम है, ठीक है. तो यह ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा. मैरिनी का इमेज है क्या ये, तो यह मैरिनी का भी नहीं है, यह है जर्मेनिया का इमेज. लेकिन जर्मेनिया में 2 ऑप्शन है आपके पास, एक क्या है, एक जर्मेनिया गाइडिंग द राइन, और जो आपका सी नंबर है जर्मेनिया फॉलन. तो फॉलन का मतलब क्या होता है, फॉलन का मतलब होता है गिरा हुआ. तो यह आपका इमेज कहीं जर्मेनिया आपकी फॉलन दिखाई दे रही है क्या, तो नहीं. तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा आपका बी, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन. राइन क्या है, राइन एक रिवर का नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है.
नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें जो आपको 4 स्टेटमेंट है इसमें कौन सा करेक्ट है। यह जो क्वेश्चन आपका है या कौन से चैप्टर का है, तो आपका हिस्ट्री का जो 3rd चैप्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, उससे है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर जो है उससे है। जो हमारा पहला ऑप्शन है उससे क्या है, ऑप्शन जो हमारा ए नंबर है, पढ़ते हैं इसको। द सिल्क रूट वाज अ लिंक बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका। जो सिल्क रूट है वह यूरोप और अमेरिका के बीच एक लिंक है। देखते हैं हमारा यूरोप कहाँ है, हमारा यूरोप जो है और एशिया, यह वाला हमारा यूरोप एशिया का पार्ट है। यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, और आपका क्या है कि यहाँ यूरोप और यहाँ अमेरिका जो है, इसके बीच में हमारा अटलांटिक ओशन पड़ता है। ठीक है, अटलांटिक ओशन। तो अमेरिका और अटलांटिक ओशन के बीच में आपका क्या, यूरोप और अमेरिका के बीच में जो अटलांटिक ओशन, इसके में कोई रूट है क्या, या तो आपका किसी लैंड मास से कनेक्टेड ही नहीं है। तो यह हमारा जो सिल्क रूट है, या सिल्क रूट कहाँ से था, तो यह हमारा सिल्क रूट चाइना को और इंडिया को यानी एशिया को और यूरोप को कनेक्ट करता था। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ठीक है, पास्ता ओरिजिनेटेड इन चाइना। जो पास्ता जो था वह चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। यह ऑप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि जो पास्ता जो था वह अरब ट्रेडर्स के द्वारा कहाँ, इटली में ले जाया गया था। लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ है यह आपका किसी को पता नहीं है। ठीक है, माना जाता है कि जो पास्ता है वह क्या, अरब ट्रेडर्स के द्वारा ले जाया गया था। और चाइना में जो आपका था वह नूडल्स का इन्वेंशन चाइना में हुआ था, जो स्पैगेटी के रूप में क्या आपके यूरोप में पहुंचा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, सी वाला ऑप्शन क्या है हमारा, पोटैटो एंड टोमेटो वेयर नॉट नोन टू एशियंस एंड यूरोपियंस टिल द 15th सेंचुरी। यह ऑप्शन अब आपका बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि आपको पता है कि आपका क्या 15th सेंचुरी में कोलंबस ने क्या अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, अमेरिका की डिस्कवरी की थी। उसके बाद क्या हुआ था, अमेरिका से आपके या जो पोटैटो टोमेटो थे वह आपके यूरोप और एशिया में आए। ठीक है, तो यह ऑप्शन क्या है हमारा सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यह जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, एल डोराडो वाज अ फेबल सिटी ऑफ डायमंड। एल डोराडो जो था वह फेबल सिटी ऑफ डायमंड था। तो डायमंड नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गोल्ड होगा। ठीक है, एल डोराडो क्या था, तो आपको पता है एल डोराडो जो है आपका यूरोपियन माइथोलॉजिकल में एक फेबल सिटी ऑफ गोल्ड के रूप में इसको जाना जाता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब आपका कोलंबस ने या यूरोपियंस ने क्या किया, जो अमेरिका का खोज किया था, तो इनको क्या वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, गोल्ड और आपके बहुत सारे दूसरे जो आपके प्रीशियस मेटल्स हैं वहाँ पे मिले थे। तो इन्होंने क्या बोला कि यही है हमारा एल डोराडो, जो फेबल सिटी ऑफ गोल्ड हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरेज में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। ठीक है, एम गेव हिज फ्रेंड क्लूज अबाउट द टाइप ऑफ सॉइल दैट सूट फॉर ग्रोइंग कॉटन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज प्रोवाइडेड बाई एम वुड बी द मोस्ट यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द आइडियल टाइप ऑफ दिस सॉइल। जो यहाँ पे है एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एम है, एम कोई लड़का हो सकता है। ठीक है, वो अपने फ्रेंड को एक क्लू देता है क्या, कि जो हमारा सॉइल है वह सॉइल क्या करता है, कॉटन के ग्रोइंग के लिए वह सूट करता है, यानी अच्छा है। ठीक है, अब बोला कि क्लू हम लोग पढ़ते हैं और क्लू में कौन सा वह जो क्लू होगा वह ऐसे टाइप के सॉइल के लिए क्या है, सूटेबल है। तो पहला हमारा क्लू क्या है, तो आपको पता है पहले क्या कि कॉटन के ग्रोइंग में कौन सा सॉइल आपका हेल्पफुल होता है, या कॉटन कहाँ ग्रो होता है, किस सॉइल में, तो ब्लैक सॉइल में। ठीक है, और हमने यह भी पढ़ा था कि ब्लैक सॉइल के पास क्या होता है, आपका मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन क्या है हमारा, तो हमारा जो पहला क्लू है वह क्या है, इट इज़ वेल नोन फॉर द कैपेसिटी ऑफ ओल्ड मॉइस्चर। तो हमारा क्लू तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद हमारा है इट टर्न्स द येलो व्हेन इट इज हाइड्रेटेड, या हमारा येलो कलर का हो जाता है जब हाइड्रेटेड होता है। तो ठीक है, यह हमारा क्लू गलत है। यह हमारा क्या है, इट इज रिच इन द कंकर एंड भांगर नोड्यूल्स। तो यह तो हमारे कंकर्स और भांगर जो होते हैं एलुवियल सॉइल में पाए जाते हैं। तो यह भी हमारा क्या है, गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इट इज वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। तो यह लोमी सॉइल है क्या, नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो बस हमारा क्लू नंबर 1 ही सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला। ठीक है, कॉटन जो ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है, और ब्लैक सॉइल के पास क्या होता है, मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, मॉइस्चर की होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो क्लू नंबर 1 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 2 स्टेटमेंट, या आपका क्या है, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
एसर्शन पढ़ते हैं। एसर्शन क्या है हमारा? द डिस्ट्रीब्यूशन, एप्लीकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज वे आर फंडामेंटली अल्टर्ड विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ, एक वर्ड को हम लोग पढ़ के ही समझ सकते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे जो बोल रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, एप्लीकेशन और प्रिजर्वेशन था नॉलेज का, वो अल्टर किया गया क्या? इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग के साथ। अल्टर करने का मतलब क्या होता है? अल्टर का हिंदी होता है बाधा पहुँचाना या उसको नुकसान पहुँचाना, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग के इन्वेंशन से नुकसान हुआ क्या? हमारा जो प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज था या डिस्ट्रीब्यूशन था उसका, ऐसा तो नहीं था, वह तो और बढ़ गया था, उसको फ़ायदा पहुंचा था। तो हमारा असर्शन क्या है? रॉन्ग है। उसके बाद जो रीजन बोल रहा है वह क्या बोल रहा है? प्रिंटिंग इनेबल इंटेलेक्चुअल टू प्रोड्यूस, कमेंट ऑन एंड इवेलुएट टेक्स्ट विद द स्प्रेड एज आइडियाज अक्रॉस यूरोप। जो प्रिंटिंग था उसने क्या किया? इंटेलेक्चुअल जो हमारे थे उनको प्रोड्यूस करने के लिए, कमेंट करने के लिए इनेबल किया, उनको बढ़ावा दिया, जो आइडियाज़ वगैरह थे उनको। तो रीजन क्या है? सही है। तो कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये हमारा क्या होगा? यह हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट द इमर्जेंस ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी एट द सेम लेवल इन इंडिया। इसमें से आपके जो ऑप्शन है इसमें कौन सा प्राइमरी फैक्टर है? जैसे इंडिया में क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो सबसे प्राइमरी ऑप्शन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन क्या है? फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिया का जो सिस्टम है वह फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स में गवर्नमेंट है, ठीक है। उसका जो सेकंड ऑप्शन है क्या है? वैलिड इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन ही वेरी है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई बहुत अमीर है, ठीक है। सारे सब लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन सही सेम नहीं है, ठीक है। यह कारण है क्या? सी ऑप्शन जो है लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, और डी है लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। तो देखिए, जो आपका जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो इंडिया में बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वह लिंग्विस्टिक और रीजनल बेसिस पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जो देखिए फेडरल पॉलिटिकल अगर सिस्टम होगा तो ये आपके मल्टी पार्टी वाले डायमेंशन को या मल्टी पार्टी वाले सिस्टम को बढ़ावा नहीं देता, या इसका प्राइमरी फैक्टर नहीं है। बहुत सारे ऐसे फेडरल कंट्री हैं, फेडरल स्ट्रक्चर वाले कंट्री है जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। जैसे हमारा क्या है? जैसे हमारा यूएसए, ठीक है, वह हमारा फेडरल कंट्री है लेकिन वहाँ पे बाई पार्टी सिस्टम है, ठीक है। वैसे ही हमारा यूके, वहाँ पर भी आपका बाई पार्टी सिस्टम ही है लेकिन वह भी फेडरल कंट्री है, ठीक है। तो यह हमारा ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा, यह हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। वेरिड इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन वेरी होने से वो मल्टी पार्टी सिस्टम को बढ़ावा देगा क्या? बहुत सारे ऐसी भी कंट्री हैं जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग हैं लेकिन मल्टी पार्टी। तो आपका जो सबसे सटीक आंसर है वह कौन सा है? वह सी वाला, ठीक है। यानी अगर क्या है, इंडिया में आपको पता है इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, और रीजन के बेसिस पे भी डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा। तो यह जो आपके रीजनलिज्म है और लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो डाइवर्सिटी है यह बढ़ावा देती है कि इसको मल्टी पॉलिटिकल पार्टी, जो यानी इंडिया में बहुत ज़्यादा ही पॉलिटिकल पार्टी का इमर्जेंस हुआ है, रीजनल लेवल पर भी और आपके नेशनल लेवल पर भी, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिगर में दिया हुआ, ठीक है। फिगर में क्या है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फिगर है वहाँ पे क्या है? एक लेडी है, यह आपका क्या है? हाउस होल्ड वर्क करते हुए दिखाई गई है इस फिगर में। और यहाँ पे जो आपके मेन है या क्या दिखाए गए हैं? या आपके चारपाई पे आराम से पंखा डुला रहे हैं, सोए हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। अब बगल से क्या? बगल से एक कार से कोई जा रहा है, कार में क्या देखता है? कार में कुछ देखता है, मतलब या इस सिचुएशन को, और वो क्या बोलता है? ओह शी डजंट वर्क, सी इज अ हाउस वाइफ। बोल रहा है क्या कि इसको देखो, मतलब उसको देखो, और वह काम नहीं करती है क्योंकि वह एक हाउस वाइफ है। लेकिन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है क्या कि ये जो औरत है वह काम नहीं कर रही है, या तो बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रही है, घर का सारा काम कर रही है, ठीक है। लेकिन यह जो है, तो यह क्या दिखा रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं, कार्टून क्या बोलता है? तो बोल रहा है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ द लेबर इन इंडिया। इंडिया में जो सेक्सुअल डिवीजन दिखा रहा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है नेचुरल एंड अनचेंजेबल जेंडर डिवीजन। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी डन बाय द वुमन इन रूरल एरिया, द एबिलिटी ऑफ मेन टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू डोमेस्टिक वर्क एज वुमेन। तो इक्वली कंट्रीब्यूट करे क्या? ऑप्शन नंबर डी तो हमारा ऐसे ही गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है क्योंकि इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी यहाँ
मतलब अगर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी या नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में जो है हाउस वाइफ जो होती हैं, जो आपकी लेडी होती है जो घर का काम करती हैं, उनको इनकम जनरेटिंग वर्क नहीं माना जाता है, तो इनकम जनरेटिंग वर्क तो नहीं कर रही है। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, बी और ए में कन्फ्यूजिंग हो सकता है। बी और बी में क्या बोला है, नेचुरल एंड अनचेंजेबल जेंडर डिवीजन, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बी में एक वर्ड क्या है, एक वर्ड आपका है नेचुरल, ठीक है। ऑप्शन बी में देखें तो एक वर्ड है हमारा नेचुरल, तो यह आपका जो है, यह जो आपका है, यह नेचुरल डिवीजन ऑफ जेंडर नहीं है। नेचुरल डिवीजन ऑफ जेंडर कहने का मतलब क्या होता है कि नेचुरल डिवीजन ऑफ जेंडर का मतलब कि जो आपके डिवीजन नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, तो यह हमारा नेचुरल नहीं दिखाई दे रहा है, यह हमारा क्या है, यह हमारा जो हमारा सोशल डिवीजन बनाया गया है हमारे समाज के द्वारा, वह दिखाए यह है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल डिवीजन, अगर यहाँ पे नेचुरल नहीं रहता तो ऑप्शन बी भी सही हो सकता था, ठीक है। तो यह नेचुरल डिवीजन ऑफ जेंडर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। नाउ 9th क्वेश्चन, which of the following national park is the site dedicated to the preservation of the one horned rhinoceros? वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए कौन सा नेशनल पार्क है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपका असम में है, ठीक है। बक्सा वाला कहाँ है, तो यह हमारा वेस्ट बंगाल में है। यह हमारा बांधवगढ़ कहाँ है, तो यह हमारा एमपी में है, ठीक है। यह सब ध्यान में रखिएगा, मैप वगैरह भी इसका कर लीजिएगा कि मैप में आपका बांधवगढ़ कहाँ है, बक्सा कहाँ है और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। Question number 10. Which are the when many countries of the Europe came together to form the European Union, dash was chosen as its headquarter? यानी यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में आपका ब्रुसेल्स क्या है, तो ब्रुसेल्स आप पढ़े होंगे उस वाले चैप्टर में भी, क्या बोलते हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का, उसमें भी ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द ऑड वन, यहाँ पे ऑड वन फाइंड करना है, तो अभी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपका पहला है वह क्या है, MTNL। MTNL का फुल फॉर्म क्या होता है, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका इंडियन रेलवे, एयर इंडिया और स्पाइस जेट। तो आप ध्यान रखिएगा, या आपका जो MTNL है, इंडियन रेलवे है, एयर इंडिया, या सब क्या आपके पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्री है, यानी सरकारी कंपनियां हैं, और स्पाइस जेट जो क्या है, प्राइवेट है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑड वन होगा, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे 12th क्वेश्चन में क्या है आपका, मैच करना है, ठीक है। तो आपका क्या है पहला क्वेश्चन, अ पर्सन हु बिलीव्ड इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मेन। ऐसा कोई आदमी जो आपका क्या है, मेन और वुमेन के इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी में विश्वास रखता हो, तो इसे क्या होगा, फेमिनिस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप टाइम बचाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। टाइम बचाने की कोशिश करने का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन कहाँ चला गया, पहला ऑप्शन हमारा चला गया सेकंड में, तो आपका क्या यहाँ सी वाला और यह डी वाला तो हमारा पहले ही गलत हो गया, तो हम इस पर ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ पर्सन हु इज रिलीजियस, चाहे इसको छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए यह दोनों आपको कन्फ्यूजिंग नहीं आता है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर द बेसिस ऑन द रिलीजन बिलीफ, यानी रिलीजियस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, तो इसका क्या होता है, सेकुलर उसको बोलते हैं। तो हमारा क्या होगा, डी का चौथा गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा ए मिल गया और हमारा डी मिल गया, बी सी को देखेंगे भी नहीं, या फिर आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह क्या करेगा, आपके टाइम को कंज्यूम, यानी हम लोग यहाँ पे क्या एलिमिनेशन वाला मेथड यूज करेंगे, यानी अगर एक ऑप्शन हमारा मिल गया तो हम क्या करेंगे, पहले दो को एलिमिनेट कर देंगे, अब इस दोनों में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे टाइम को बचाएगा। Now next question 13. Study on the political and social inequality in democracy show that, यानी क्या डेमोक्रेसी में हम लोग अगर स्टडी करते हैं क्या पॉलिटिकल और सोशल इनइक्वलिटी को, तो क्या देखने को मिलता है हमको, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर, इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी, इनइक्वलिटी डू नॉट अंडर द डिक्टेटरशिप। तो ऑप्शन हमारा गलत है, सी वाला, डिक्टेटरशिप इज द बेटर डेमोक्रेसी, अभी हमारा गलत है। डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट गो टुगेदर, तो यह हमारा क्या है, यह हमारा तो इनइक्वलिटी को तो शो नहीं कर रहा है, तो यह भी हमारा ऑप्शन गलत है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला सही होगा। यानी क्या डेमोक्रेसी में इनइक्वलिटी देखने को मिलता है, हाँ हमको पॉलिटिकल बेसिस भी देखने को मिलता है, ठीक है, और हमको सोशल इनइक्वलिटी भी देखने को मिलता है।
सोशल इनइक्वलिटी कहने का, सोशल इनइक्वलिटी तो आप लोग जानते होंगे कि पॉलिटिकल इनइक्वलिटी कहाँ देखने को मिलता है। तो आपको पता होगा कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे आपके जो बड़े पार्टी हैं या फिर आपके जो मस्कुलर मैन है या फिर आपके रिच मैन है, वो क्या करते हैं, अपने पैसे का, अपने मसल पावर का यूज करते हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है। नाउ 14 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ऑफ द थ्री, कंसिडर द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट, विच आर द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो स्टेटमेंट 1 है या ए है, इसको क्या है, सोशल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंसेज ओवरलैप। ऑप्शन नंबर बी, इट इज पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटी। तो आपका एक क्या बोल रहा है, सोशल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंसेज ओवरलैप। जब आपके सोशल डिफरेंसेज ओवरलैप करने लगते हैं तो आपका क्या होता है, सोशल डिवीजन प्लेस लेता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी क्या बोल रहा है कि इट इज़ पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटी। एक पर्सन के पास एक से ज़्यादा आइडेंटिटी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। एक पर्सन एक किसी धर्म का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, किसी कास्ट का हो सकता है, किसी रीजन का हो सकता है, ठीक है, किसी आपका क्या, आपका लिंग्विस्टिक ग्रुप का हो सकता है। तो बहुत सारी आइडेंटिटी है, ठीक है, उसका कल्चर के, रिलीजन के, कास्ट के, ठीक है, रीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा बी वाला सही है। सोशल डिवीजन एग्जिस्ट इन ओनली बिग कंट्री लाइक इंडिया। केवल बिग कंट्री जो इंडिया है, यानी बड़े बड़े कंट्री है, वहीं पे सोशल डिवीजन होता है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है, आपका क्या, अगर कोई अगर स्मॉल कंट्री भी होगा तो वहाँ पे भी सोशल डिवीजन देखने को मिलता है। जैसे श्रीलंका हमारा स्मॉल कंट्री, वहाँ पे आपने पढ़ा था कि वहाँ पे सोशल डिवीजन है आपका तमिल और सिंघाली लैंग्वेज के बोलने वाले, तमिल और लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल्स के बीच, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सी क्या है, ऑप्शन सी जो है हमारा यह रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो ए वाला जो हम लोग पढ़े थे, ए वाला अगर मान लीजिए किसी को समझ में नहीं भी आएगा तो ऑप्शन सी है जो हमारा यह गलत है। ऑप्शन सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों हमारे चले गए, यह हमारा सही है। तो वही हम बोलते हैं, ठीक है, कि अगर एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, आपको ऐसा कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ नहीं देंगे, उसको हम लोग सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। एक ऑप्शन से भी हमारा काम चल सकता है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, यह और यह वाला हमारा ऑप्शन क्या हो गया, छट गया, या हमारा बी ऐसे ही सही हो गया। नाउ 15 क्वेश्चन, यह भी आपका असर्शन और रीजनिंग वाला है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इंस्ट्रूमेंट इन द प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो आपके SHG होते हैं वह क्या होते हैं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के इंस्ट्रूमेंट है। तो हाँ है, यह हमारा असर्शन सही है, ठीक है। दे कंट्रीब्यूट टू मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर एंड अपॉर्चुनिटी, यह भी हमारा क्या है, यह भी हमारा सही है, ठीक है। तो बोथ ट्रू है, लेकिन क्या यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपके क्या करते हैं कि यह आपके जो हैं यानी SHG जो है यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, या कंट्रीब्यूट करते हैं मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर एंड अपॉर्चुनिटी। आपको पता था, हम बताए थे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या हैं, तो आपके गांव के कुछ आपके सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आने वाले लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और वहाँ पे एक दूसरे का इकोनॉमिक तरीके से, इकोनॉमिक कंडीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यह क्या करता है आपका, यह कंट्रीब्यूट करता है मोर इक्विटेबल, यानी अदर जो फॉर्म है आपके इकोनॉमिक असिस्टेंट या इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाने के, उससे इक्विटेबल, उससे ज़्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जब यह इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसी कारण तो आपका क्या होता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट होता है। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा, यानी दोनों के दोनों तो सही है। और यह क्या है आपका जो रीजनिंग है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, मिनरल्स आर डिपोजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रैट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक, यानी किस रॉक के स्ट्रैट का मतलब क्या कि जो आपके उसके लेयर्स होते हैं, किस रॉक के, तो लेयर कौन से रॉक में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में। तो आपके सेडिमेंट्री रॉक के जो स्ट्रेट्स होते हैं, जो लेयर्स होते हैं, उसी के बीच में तो मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन हो गया। नाउ 17 क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक आपका डाटा दिया गया है, कुछ डाटा दिए गए हैं। डाटा में क्या है तो आपका, तो पहला ग्रॉस नेशनल इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पे दिखाया गया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग हैव परफॉर्म बेस्ट एट GNI एंड HDI। तो यहाँ पे आपको हमने एग्जाम के टाइम पे एक क्वेश्चन जो यहाँ पे ऐड कराया था कि आपका क्या है, बेस्ट एट GNI और वर्स्ट एट
यहाँ पे छूट गया था, ठीक है। यहाँ पे एंड वर्स्ट एट HDI, यानी कौन सा कंट्री है जो GNI में यानी ग्रॉस नेशनल इनकम में बेस्ट परफॉर्म किया है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वर्स्ट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ऐसे जो आपके डाटा होते हैं, इन डाटा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उसमें कुछ समझने वाला होता है या बहुत सिंपल होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। क्या है? तो देखिए कुछ डाटा जैसे आपके होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम, इसको देखते हैं। तो ग्रॉस नेशनल इनकम कहने का मतलब क्या कि अगर वो कंट्री का टोटल इनकम कितना है, यानी टोटल जो आपके जो कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स हैं वो कितना इनकम करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि जितना ज़्यादा इनकम करेंगे उस कंट्री का कंडीशन उतना ज़्यादा, उतना अच्छा, उतना बेटर होगा, ठीक है। उतना क्या होगा, उतना बेटर होगा आपका, तो उतना बेटर होगा। लेकिन कुछ ऐसे डाटा होते हैं कि उनका अगर नंबर बढ़ता है तो वह क्या होता है, उनका जो कंडीशन होता है वह बेटर ना होने के बजाय क्या होने लगता है, वह आपका ख़राब होने लगता है, धीरे धीरे उनका कंडीशन दिख रहा है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि डेथ रेट है, तो किसी कंट्री का अगर डेथ रेट ज़्यादा, यानी वह कंट्री क्या है, वह कंट्री ख़राब परफॉर्म कर रहा है, उसका जो है वह जो परफॉर्मेंस है वह डिक्रीज कर रहा है। किसी कंट्री में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा, किसी कंट्री में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा, यानी क्या, या नेगेटिव टर्म है, यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट अगर नंबर में बढ़ेगा तो उस कंट्री का परफॉर्मेंस डिक्रीज करेगा, या ध्यान रखिएगा। कुछ आपके पॉजिटिव में भी होता है, जैसे GNI है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या सब बढ़ेंगे तो कंट्री का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, यानी बेटर होगा। या लिटरेसी रेट भी अगर बढ़ेगा तो कंट्री का परफॉर्मेंस बेटर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ बच्चों ने गड़बड़ किया था या कन्फ्यूजिंग था, एग्जाम में मैंने पूछा था उन लोगों ने। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि वर्स्ट एट HDI, यानी HDI में सबसे खराब परफॉर्म कौन किया है। तो यह जो HDI का रैंकिंग है, ध्यान रखिएगा, यह रैंकिंग है। रैंकिंग करने का मतलब कि यहाँ पे जो सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा HDI में उसका रैंक क्या होगा, 1 होगा। जो उसके बाद उससे बाद जो इसका रैंक 2 होगा वह इसके कंपेरिजन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किएगा। जो सबसे अच्छा होगा वह रैंक 1 पे रखा जाएगा। तो अगर हम लोग रैंकिंग का नंबर बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4, तो क्या होगा, उसका जो परफॉर्मेंस है वो घटते जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जिसका रैंकिंग सबसे ज़्यादा है यानी 150th प्लेस पे है, यह क्या है, इसने वर्स्ट परफॉर्म किया है, सबसे खराब इस लोगों में परफॉर्म किया। और सबसे अच्छा परफॉर्म कौन किया है, सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया हुआ आपका श्रीलंका ने किया, सबसे खराब इसने, यह ध्यान में रखिएगा। इस वाले जो सेक्शन में इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म कौन किया है, तो सबसे अच्छा परफॉर्म श्रीलंका ने किया है। और सबसे खराब परफॉर्म कौन किया है, तो जिसका नंबर सबसे कम यानी नेपाल का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, तो सबसे अच्छा परफॉर्म यहाँ पर भी श्रीलंका को देखने को मिल रहा है। और जो है, और नीचे कौन सा है, तो नीचे आपका सबसे जो खराब परफॉर्म किया हुआ कौन है, तो सबसे खराब परफॉर्म में इंडिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। नहीं, इंडिया नहीं है यहाँ पे, यह म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है। और लिटरेसी रेट में, तो लिटरेसी में आपका सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया हुआ आपका म्यांमार किया है, और सबसे जो वर्स्ट परफॉर्म किया हुआ पाकिस्तान किया है। तो यह सब ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि डेथ रेट है, ठीक है, डेथ रेट है, किसी कंट्री का डेथ रेट क्या है, किसी कंट्री का डेथ रेट सपोज करिए कि 100 है, और दूसरे कंट्री का डेथ रेट है वह आपका क्या है, वह आपका 102 है। तो अब यह नहीं बोलेंगे कि 102 वाला बेटर परफॉर्म किया, नहीं, यहाँ पे 102 वाला क्या है, यह आपका खराब परफॉर्म किया है, 100 वाला बेटर परफॉर्म किया है, ठीक है। यह सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे, यानी किसके आपका नंबर बढ़ने से वह कंट्री बेटर परफॉर्म करेगा, या किसका नंबर बढ़ने से कंट्री का परफॉर्मेंस डिक्लाइन करेगा, यह चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो आपका GNI में बेस्ट परफॉर्म कौन किया, श्रीलंका, यह ऑप्शन, और यह ऑप्शन में से कोई होगा। और HDI में वर्स्ट परफॉर्म कौन किया, तो आपका म्यांमार। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन कौन है, सही है, तो ए वाला, ठीक है। WTO इज डोमिनेटेड बाई विच कंट्री, WTO यानी WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन से कंट्री द्वारा डोमिनेट, यानी कौन से कंट्री का यहाँ पे ज़्यादा चलता है, यानी दादा कौन है WTO का, तो कौन है, USA और UK, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी यहाँ पे कौन करेक्ट नहीं है, यह सब ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे करेक्ट होता है उसको टिक करके आ जाते हैं। पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या बोला है, बेंगलुरु इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सही ऑप्शन है भाई, बेंगलुरु का सिलिकॉन वैली का। सिलिकॉन वैली कहाँ है, सिलिकॉन वैली आपका USA में है, ठीक है।
यूएसए में आपका क्या आईटी कंपनीज के लिए फेमस है। जैसे यूएसए में सिलिकॉन वैली आईटी कंपनी के फेमस है, वैसे ही बेंगलोर इंडिया में है, तो इसीलिए बेंगलोर क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोले, द मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन इंडिया इज द बीपीओ। इंडिया में जो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या कि जो विदेश से पैसा आता है इंडिया में, जो विदेशी कमाई है, उसका अर्नर जो है बीपीओ सेक्टर है। बीपीओ का मतलब क्या होता है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है। इसका मतलब बीपीओ में क्या कहता है, बीपीओ में जैसे कॉल सेंटर वगैरह आ गए। ठीक है, यह सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन क्या है, केरला है द लार्जेस्ट डिपोजिट ऑफ थोरियम इन इंडिया। थोरियम क्या है, थोरियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, रेडियो एक्टिव मिनरल है। ठीक है, यह क्या आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये आप कहाँ, यह आपका हम पढ़ाए थे कि केरला में जो आपके यहाँ पे कोस्टल एरियाज हैं, केरला के कोस्टल एरियाज, वहाँ पे मोनोजाइट सैंड में यह आपका क्या, यह आपका मोनोजाइट सैंड में आपका थोरियम पाया जाता है केरला में। तो हमारा क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है उसको भी समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो बोल रहा है वह क्या बोल रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट इज इक्वल टू अनफेवरेबल बीओटी। बीओटी क्या होता है भाई, बीओटी का मतलब होता है, हम पढ़ाए थे बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहने का मतलब क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहने का मतलब क्या कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं कितना है। ठीक है, या फेवरेबल और अनफेवरेबल क्या होता है, तो फेवरेबल का मतलब क्या होता है, देखिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि एक्सपोर्ट आपका क्या है, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट का मतलब अनफेवरेबल बीओटी। बीओटी क्या होता है, बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहने का मतलब क्या कि आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस कितना है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस कहने का मतलब देखिए समझिए गौर से, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या कि सामान बाहर बेच रहे हैं, सामान बाहर बेचेंगे, उसके बदले क्या, उसके बदले मनी हमको बाहर से मिलेगा, यानी हम लोग कमाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट अगर चीज़ हम लोग करेंगे तो यानी क्या, बाहर से सामान हम लोग, यानी इंपोर्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट में हम लोग बाहर से सामान मंगाएंगे, इसके बाद हमको मनी बाहर पे करना पड़ेगा। नहीं, यह क्या है, हमारा खर्चा मनी है। और हम एक्सपोर्ट में क्या करते हैं, बाहर सामान बेचते हैं तो उसके बदले मनी हमको मिलता है, यह हमारा कमाई है। तो यहाँ पे क्या, अगर एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा, यानी क्या, हम जो पैसा कमा रहे हैं, यह वाला जो हम पैसा कमा रहे हैं, यह हमारे क्या है, यह हमारे खर्चे से ज़्यादा है, यानी जितना हम लोग कमा रहे हैं उससे कम खर्चा कर रहे हैं, तो यह तो हमारे लिए अच्छा है। तो इसका हम लोग फेवरेबल बीओटी बोलते हैं, यानी बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वह क्या है, हमारे लिए फेवरेबल है। अगर यही उल्टा हो जाए कहने का मतलब कि एक्सपोर्ट जो हम लोग करें वह आपका कम करें और इम्पोर्ट ज़्यादा करें। ठीक है, तो एक्सपोर्ट अगर कम करेंगे तो एक्सपोर्ट में जो आपका कमाई होगा, जो मनी हमारे पास आएगा, ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे जो पैसा हम लोग कमाएंगे वह क्या होगा, आपका कम होगा क्या, जो पैसा हम लोग खर्चा करेंगे, यानी इंपोर्ट जो करेंगे, सामान मंगाएंगे, उसके बाद पैसा देना पड़ेगा हमको, जो तो हम खर्चा करेंगे उससे वह ज़्यादा है क्या, जितना कमाई है उससे खर्चा हमारा ज़्यादा है, तो हमारे लिए क्या है, अनफेवरेबल बीओटी है, या इसको हम लोग ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट के नाम से, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड डेफिसिट के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, तो इसी हमारा ऑप्शन सही डी सही हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पर। ठीक है, नाउ 20 नंबर क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमर जीवन इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाई। इसका सही आंसर क्या होगा, अमर जीवन का ऑटोबायोग्राफी राइटर कौन थी, तो आपकी रसचुंदरी देवी। ताराबाई शिंदे कौन था, तो ताराबाई शिंदे महाराष्ट्र एसोसिएटेड थी वुमेन्स के लिए, बहुत सारे वर्क किए से। कैलाश भासनी देवी भी और पंडिता रामाबाई भी क्या थे आपके वुमेन्स के लिए। यह सब मैंने आपके नोट्स में लिखाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे आपके मैंने बुक्स के राइटर्स के नाम, जैसे क्या, केसरी के एडिटर कौन थे, बाल गंगाधर तिलक।
ठीक है। गीत गोविंद, गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद किसने लिखा था? तो उसके जो थे जयदेव। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ आपका जो नोट्स है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सारा नोट्स में लिखाया हुआ है। रस सुंदरी देवी जो है यह क्या थी? तो यह आपके ईस्ट बंगाल की अमर जीवन इन्होंने लिखा था, यहाँ पे अमर जीवन है। ठीक है। बेगम रुकैया सखावत हुसैन, यह भी सीक्रेटली आपको उर्दू पढ़ना सीखी थी। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कैलाश भासनी देवी थी, इन्होंने बहुत सारा बुक लिखा था। महाराष्ट्र में आपके ताराबाई शिंदे। ठीक है, यहाँ पे ताराबाई शिंदे, पंडित ताराबाई महाराष्ट्र एसोसिएटेड, इन्होंने विडो मैरिज के लिए, ह्यूमन एजुकेशन के लिए, विडोहुड के लिए, ठीक है, नेशनल मूवमेंट किया था इन लोगों ने। उसके अलावा आपके बहुत सारे जो मेन लोग थे, ठीक है, रामचड्ढा, इन्होंने खालसा ट्रैक्ट थी, इन्होंने स्त्री धर्म विचार लिखा था। ठीक है। उसके अलावा जो आपके दूसरे बुक्स हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्योतिबा फुले था, गुलामगिरी इन्होंने लिखा था। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर थे, ई रामास्वामी नायकर थे, इन्होंने भी महाराष्ट्र में आपके जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके इमेंसिपेशन के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए काम किया था। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे और भी आपके मिल के वर्कर्स हैं, जैसे कैलाश बाबा हैं, छोटे और बड़े का सवाल, सुदर्शन चक्र, सच्ची कविताएं। ठीक है। लक्ष्मीनाथ भाजबौरा, इन्होंने भी बूढ़ी और साधु के जैसे कहानियाँ लिखी थी। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, पर्शियन जो आपका न्यूज़पेपर है, जामे जहांनामा, शमसुल अखबार, बॉम्बे समाचार में, या गुजराती न्यूज़पेपर था बॉम्बे समाचार। ठीक है। मुस्लिम उलेमा लोग भी क्या करते थे, आपके बहुत सारे फतवा वगैरह जारी करते थे। ठीक है। उसके बाद एक और था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था 18th सेंचुरी में, हाफिज ने लिखा था दीवान। यहाँ पे एक और राजा राम मोहन राय का बुक का नाम था, यहाँ पे जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल गजट स्टार्ट किया था। ठीक है। और एक राजा राम मोहन राय के बुक का नाम था। देखिए, यहाँ पे है राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1821 में स्टार्ट किया था। समाचार चंद्रिका, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी लोग थे, इन्होंने राजा राम मोहन राय का जो संवाद कौमुदी था, तो इसके अपोजिशन में, या संवाद कौमुदी में क्या लिखते थे, संवाद कौमुदी में जो राजा राम मोहन राय थे, या जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी में जो आपके सुपरस्टिशंस थे, या फिर जो आपके बैड रिचुअल्स थे, बैड कल्चर्स थे, उसको यह लोग क्रिटिसाइज करते थे। तो आपके जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी लोग थे, यह लोग भी राजा राम मोहन राय के बातों को, क्रिटिसिज्म को क्रिटिसाइज करते थे, फिर दोबारा समाचार चंद्रिका के थ्रू। ठीक है। समाचार चंद्रिका और संवाद कौमुदी के आपके राइटर कौन थे, या एडिटर कौन थे? राजा राम मोहन राय। और समाचार चंद्रिका के हिंदू जो ऑर्थोडॉक्सी लोग थे, ऑर्थोडॉक्सी उस टाइम के वो लोग थे, दोनों आपस में क्या थे, दोनों आपस में, या समाचार चंद्रिका और संवाद कौमुदी अपोजिट आइडिया रखते थे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन वाला जो है वह ना। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारा क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें जो आपके 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन थे, ए और बी, इसमें से दोनों में से कोई एक करना था। ठीक है। तो हमारा जो ए क्वेश्चन है 21A, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कन्क्वेरर वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल, जस्टिफाई द एबव सेंटेंस बाय गिविंग 2 रीजन्स। यानी क्या था, यह जो आपका क्वेश्चन है, यह आपका हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वाला, उससे है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला इसका आंसर में, इट वाज द जर्म्स लाइक ए स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरिड ऑन देयर पर्सन एंड स्प्रेड डीप इनटू द कंटिनेंट बिफोर एनी यूरोपियन कुड रीच देयर। क्या हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था कि स्पेनिश लोग या यूरोपियन लोग वहाँ पे गए अमेरिका में। ठीक है। तो अमेरिका में जब वो लोग गए तो अपने साथ कुछ जर्म्स को भी कैरी करके ले गए। ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स के जर्म्स को कैरी करके ले गए।
तो वहाँ पे जब स्मॉल पॉक्स के जॉम्स को कैरी करके ले गए साथ में, तो जो अमेरिका के नेटिव पीपल थे, नेटिव इनहेबिटेंट्स थे, यानी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, उनके पास कोई इम्यून सिस्टम नहीं था इस स्मॉल पॉक्स के, जो आपके स्मॉल पॉक्स का जो जर्म्स है उसके खिलाफ उससे लड़ने के लिए उनके अंदर कोई इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो उसने क्या किया, उस स्मॉल पॉक्स के जर्म ने बहुत सारे आपके जो ओरिजिनल इनहेबिटेड थे अमेरिका को, उनको उन्होंने किल कर दिया। और इसने क्या किया, इसने हेल्प किया आपके स्पेनिश पीपल को वहाँ पे कन्क्वेयर करने में। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इसी का 21 का ही बी नंबर, बी सेक्शन वाला क्वेश्चन क्या बोला, ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप टू द लैंड दे ट्रेवल। यानी ट्रेडर्स लोग जो थे और ट्रेवलर होते थे, जहाँ कहीं भी अगर न्यू लैंड पे ट्रेवल करते थे तो वहाँ पे वह लोग न्यू क्रॉप को इंट्रोड्यूस करते थे अपने साथ। सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट विथ इलस्ट्रेशन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको मैंने पढ़ाया था कि जैसे कोई भी ट्रेडर्स होते थे या फिर आपके ट्रेवलर्स होते थे या फिर कोई अगर आपके जो पिलग्रिमेज होते थे, यह सब कहीं भी अगर कैरी करते तो अपने साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को कैरी करके ले जाते थे। जैसे कल्चर हो गया, वहाँ कोई लैंग्वेज हो गया, कुछ आपके बुक्स हो गए, कुछ आपके फोक टेल्स हो गए, साथ साथ वह कुछ आपके नए नए डिशेज, नए नए आपके क्रॉप की वेराइटी अपने साथ लेके चलते थे और दूसरी जगह पे इंट्रोड्यूस करते थे। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल है, कोई भी दो एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कि जो आपके चाइना से क्या हुआ था, चाइना से स्पैगेटी। स्पैगेटी क्या है, तो आपका नूडल टाइप का डिश है जो आपके वेस्ट में यूज किया जाता है। स्पैगेटी चाइना में क्या हुआ, आपका चाइना से स्पैगेटी कहाँ गया, यूरोप में। ठीक है, उसी के अलावा आपके जो अरब ट्रेडर्स थे, इन्होंने अपने साथ पास्ता लेके कहाँ गए थे, सिसिली। सिसिली कहाँ है, तो आपका इटली में है। ठीक है, तो माना जाता है कि अरब ट्रेडर्स ही अपने साथ पास्ता को सिसिली में लेके गए थे। ठीक है, और वैसे ही आपको क्या, आपको बहुत सारे जो फूड आइटम्स है इंडिया में, जापान में सेम देखने को मिलेंगे। बहुत सारे जो आपके फूड आइटम्स है यूरोप में, अमेरिका में सेम देखने को मिलेंगे, एशिया में सेम देखने को मिलेंगे। तो सिमिलर फूड वाज नोन इन इंडिया एंड जापान सो दैट द ट्रूथ अबाउट दिस ओरिजिन में नेवर बी नोन। यानी बहुत सारे ऐसे जो फूड आइटम्स हैं जो जापान में, इंडिया में सिमिलर देखने को मिलते हैं, चाइना में, यूरोप में सिमिलर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसका कोई हमको एविडेंस अभी तक देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो इन्हीं सब एग्जांपल से हम क्या समझते हैं, इन्हीं सब एग्जांपल से हमको समझ में आता है कि जो ट्रेडर्स, ट्रेवलर्स या आपके जो भी आपके सेंट्स वगैरह थे या फिर क्रिश्चियन मिशनरी थी या भी कोई भी आदमी इधर से उधर अगर ट्रैवल करता था तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर ट्रैवल करता था। ठीक है, नाउ 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेम टू स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर्स। यानी फार्मर्स के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या क्या दो स्कीम लॉन्च किए गए। तो पहला स्कीम क्या था, पहला है आपका केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। क्या होता है किसान क्रेडिट कार्ड, तो मैंने बताया होगा किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होता है। किसान क्रेडिट कार्ड में आपको किसान जो आपके फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को आपको क्या होता है, फार्मर्स को आपको चीप लोन्स वगैरह गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है ना। सेकंड क्या है, PMFBY। PMFBY क्या है, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बीमा का मतलब क्या होता है, बीमा का मतलब होता है आपका इंश्योरेंस। ठीक है, यानी क्या, जो आपके क्रॉप हैं, आपके जो फार्मर्स हैं, उनके क्रॉप का इंश्योरेंस कराते हैं लोग। ठीक है, यानी अगर कोई कैलेमिटी आ गई, क्रॉप आपका क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो उसके बदले क्या मिलेगा, उनको इंसेंटिव वगैरह गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे आपका क्या कोऑपरेटिव चलाया गया विलेजेज में। ठीक है, ग्रामीण बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। उसके अलावा आपको फर्टिलाइजर पर सब्सिडी वगैरह मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई हैं। नाउ 23rd नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी था उसका बेसिक आउटकम क्या है, तो आपको हमेशा ही याद रखना है जो आपका डेमोक्रेसी था उसका जो बेसिक आउटकम है वह क्या है, अकाउंटेबल, लेजिटिमेट और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल, यानी वह अकाउंटेबल टू सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। यानी क्या, गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो, और तीसरा क्या है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 कीवर्ड्स याद रखिएगा, क्या, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल का मतलब होता है कि जो सिटीजन्स के बातों को सुने, यानी सिटीजन के प्रति जिम्मेदार रहे, रिस्पॉन्सिव रहे उनके नीड्स के प्रति, एक्सपेक्टेशन के प्रति। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई काम करे वह लोगों को हूबहू बताए। ठीक है, या उसका इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करें।
ठीक है। इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, इस सारे जो आपके क्वेश्चन है इसको हम लोग पॉइंट वाइज भी, यानी पहले पॉइंट में हम लोग अकाउंटेबल, दूसरे पॉइंट में हम लोग रिस्पॉन्सिव, या तीसरे पॉइंट में हम लोग ट्रांसपेरेंसी लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं इस आंसर को, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज इसलिए नहीं लिखा कि पॉइंट वाइज यहाँ पे जगह स्पेस थोड़ा ज़्यादा सीखता है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखने का, कुछ क्वेश्चन पॉइंट वाइज मैंने टाइप किया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि पॉइंट वाइज ही लिखें। व्हाट इज़ द चीफ फीचर ऑफ द मॉडर्न करेंसी? मॉडर्न करेंसी का चीफ फीचर क्या है? इसका आंसर किसी बच्चे ने एकदम सटीक नहीं लिखा था, ठीक है। जो आपका जो मेन फीचर है करेंसी का, मैंने बताया था कि आजकल के जो करेंसी होती हैं उनका जो होता है अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपका क्या है, 100 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है, तो वह क्या है, वह कागज़ का बना हुआ, वह पेपर करेंसी है, ठीक है। लेकिन उसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कब तक है? जब तक हो क्या, जब तक गवर्नमेंट का साइन है उस पर, यानी गवर्नर ने उसको इशू किया है, तब तक उसका वैल्यू है। आप लोगों ने देखा होगा डीमोनेटाइजेशन हुआ तो 1000 के और जो 500 के पुराने नोट थे वह क्या हो गए, वह आपके किसी काम के नहीं रहे, यानी कागज़ के टुकड़े हो गए थे। यानी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने उसको डीमोनेटाइज कर दिया, यानी उसको मतलब बंद कर दिया एक तरीके से, ठीक है। तो वह उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। यानी आज के जो करेंसी हैं वह क्या है, एक आपके पेपर के पीस हैं, ठीक है, पेपर के पीस हैं। और देखो, मॉडर्न करेंसी इज प्रिंटेड ऑन पेपर डिफरेंट अमाउंट एंड क्वाइंस आर यूज्ड फॉर द स्मॉलर अमाउंट अनलाइक द ओल्ड क्वाइंस वे आर मेड ऑफ द प्रीसियस मेटल। यानी पुराने जो आपके क्वाइंस होते थे वह प्रीसियस मेटल के बने होते थे, उस मेटल का कुछ वैल्यू होता था। लेकिन आजकल की जो करेंसी है उनका कोई अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जब तक गवर्नमेंट इशू किया है तब तक वैल्यू है, लेकिन ऐसे उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो यह आपका चीफ फीचर है मॉडर्न करेंसी का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। नाउ सेक्शन सी क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन बट इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन इज एक्सप्लेन। देखिए क्या होता है, फेडरलिज्म जो चैप्टर है आपको, जो फेडरलिज्म वाला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का, उसमें क्या है, उसमें मैंने आपके दो तरह के फेडरेशन बताए हैं। एक आपका होता है क्या, कमिंग टुगेदर, और आपका दूसरा जो होता है होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। और कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर को मैंने बहुत ही डिटेल में कवर कराया था आपको, ठीक है। कमिंग टुगेदर क्या होते हैं, तो जहाँ पे आपके क्या हो, जहाँ पे आपके जो भी आपके स्टेट्स हैं उस देश के, वह आपस में क्या हुआ, आपस में कोऑर्डिनेट करके साथ आए हों, ठीक है, उसको हम लोग कमिंग टुगेदर बोलते हैं। और होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, तो होल्डिंग टुगेदर में आपके जो फेडरेशन या आपका जो ग्रुप बनता है स्टेट्स का, वह आपका होल्ड करके रखता है, यानी एक ग्रुप में उसको बांध के रखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे कमिंग टुगेदर में क्या होता है, तो कमिंग टुगेदर में आपका सारे जो स्टेट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास राइट होता है कि वह सीडीज कर सकते हैं, यानी अलग हो सकते हैं। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर में जो स्टेट्स हैं उनको बाहर जाने का अधिकार नहीं होता है, यानी सीडीज करने का या फिर डिसॉल्व होने का या डिवाइड होने का अधिकार नहीं होता है। तो आंसर क्या दिखा है, तो अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन प्रीफर टू फेडरेशन ऑफ द स्टेट बाय द टू रीजन्स। आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं भी फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया, या ध्यान में रखिएगा। वहाँ पे क्या लिखा गया है, जो आपका आर्टिकल 1 है, इंडिया डेट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो है वह यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन। तो फेडरेशन बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए, According to B.R. Ambedkar, the phrase union of state has been be preferred to federation of state of the two region। यानी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे फेडरेशन शब्द का कहीं यूज नहीं किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट का यूज किया गया है। लेकिन फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट का यूज किया गया है। लेकिन इंडिया जो है फेडरेशन ऑफ स्टेट जैसे काम करता है, उसके दो रीजन्स हैं। क्या है, तो पहला जो है, इंडिया इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। यानी इंडिया जो है, जैसा कि अमेरिका फेडरेशन में, अमेरिका में क्या हुआ कि एग्रीमेंट करके सारे जो आपके 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, USA में, ठीक है, तो उन्होंने एग्रीमेंट करके आपस में क्या हुआ है, बंधे हुए हैं। और दूसरा रीजन क्या है, वो बोला स्टेट हैव नो राइट टू सीडीज का मतलब क्या होता है, सीडीज का मतलब होता है कि अलग हो जाना, यानी फेडरेशन को छोड़ के। यानी इंडिया में क्या है, इंडिया जो है वह फेडरेशन, जो इंडिया का फेडरेशन है वह अमेरिका के फेडरेशन जैसे नहीं है। और दूसरा जो है वहाँ पे क्या बोला कि कोई भी अगर आपका होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि कोई भी यह कंट्री है, इसके जो स्टेट्स हैं वह स्टेट्स यहाँ पे अपने आप अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में आपके
कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, वहाँ पे वह स्टेट जो है वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोला है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया गया है, लेकिन फेडरेशन के प्रिंसिपल पे वह काम करता है। यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन वह फेडरेशन के बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। नाउ 26 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड प्रिंट कल्चर अफेक्ट वुमेन्स इन 19th सेंचुरी। प्रिंट कल्चर ने वुमेन्स के लाइफ को कैसे अफेक्ट किया 19th सेंचुरी में। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे जो वुमेन्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंसेस थे, जो वुमेन के फॉक थे, ठीक है, उसको उन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, अपने ऑटोबायोग्राफी को लिखना स्टार्ट किया। वुमेन्स के अंदर उसके चलते लिटरेसी रेट बढ़ा, पढ़ने की इच्छा बढ़ी, वुमेन्स के ग्रेवियांस को मतलब सब लोगों ने जाना, पहचाना, सुना, ठीक है। तो आंसर क्या है, द स्प्रेड ऑफ द प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी इंडिया ब्रॉट अबाउट एजुकेशनल रिफॉर्म फॉर वुमेन। लिबरल हस्बैंड एंड फादर एजुकेट देयर women folk at home or sent them to a school for the women. Women had been restricted for the domestic life for generation, now found a new medium of entertainment. यानी क्या हुआ, वुमेन में प्रिंट कल्चर क्या हुआ कि वह एक नया जरिया, नया जनरेशन उनके अंदर पहुंचने लगे, वह भी अब लिटरेट होने लगी, वह भी अब एजुकेशन गेन करने लगी, ठीक है। वह भी अपने ऑटोबायोग्राफी को या अपने द्वारा बहुत सारी किताबें लिखना स्टार्ट उन लोगों ने भी कर दिया। यानी प्रिंट कल्चर का इम्पैक्ट वुमेन के एजुकेशन में, वुमेन के लिटरेसी रेट को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, ठीक है। इन विच मूवमेंट डिड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर ऑफ द फर्स्ट टाइम एंड वाई। यानी आपका जो है क्वेश्चन क्या है, तो आपका हिस्ट्री का जो है सेकंड चैप्टर जो इंडियन नेशनलिज्म इन इंडिया है उससे है, ठीक है। तो यानी पूछ रहा है कि किस मूवमेंट में जो वुमेन्स थी उन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया था। तो कितने मूवमेंट्स हुए थे पहले इंडिया में, तो जो आपके नेशनल लेवल पे बहुत सारे जो मूवमेंट हुए थे उसमें से जो आपका मेन है 1921 का क्या है, 1921 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर 1930 के आसपास क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 1928 में भी कुछ लेवल पे आपके वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन लार्ज नंबर पे जो आपका वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था वह था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया था और स्वराज के लिए उन लोगों ने लड़ा। वुमेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च, मैन्युफैक्चर देयर ओन सॉल्ट एंड इवन पिक्ड अप देयर क्लॉथ एंड द लिकर शॉप। यानी यहाँ पे वुमेन्स ने बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। क्या कारण था, यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि वाई, यहाँ पे क्यों इतने वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। तो 1930 आते आते तक बहुत सारी जो वुमेन लीडर थी वह इमर्ज होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और बहुत सारे जो आपके अर्बन एरिया के जो अपर कास्ट के लोग थे, अर्बन एरिया के जो अपर कास्ट की वुमेन थी या फिर अर्बन एरिया के जो प्रॉस्पेरस या लिबरल जो आपके मतलब फैमिली थी, उन लोगों के बीच जो उन लोगों के घर की जो औरतें थी वह लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी आपके पॉलिटिक्स में, ठीक है। पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी और वह लोग भी क्या मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने लगे, ठीक है। तो इसका कारण क्या होगा कि बिकॉज, यानी वाई का आंसर क्या होगा, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम वुमेन्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड दे आर ऑल्सो शोइंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल स्पेयर्स, ठीक है। नाउ 27 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है कि व्हाट आर द पब्लिक इंटरेस्ट प्रेशर ग्रुप, डिस्क्राइब देयर फंक्शन। यानी प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसका काम होता है कि वह आपका इलेक्शन में कंटेस्ट करे, साथ साथ गवर्नमेंट के बातों को क्रिटिसाइज करे। लेकिन एक आपके होते हैं प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, तो प्रेशर ग्रुप्स आपके होते हैं कि जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाए, यानी गवर्नमेंट की बातों को क्रिटिसाइज करे या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाए कि अपने किसी मांग को या फिर किसी मुद्दे पे लेके बात करे, चर्चा करे और गवर्नमेंट से उस बात को मनवाए, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप क्या होता है, तो पब्लिक इंटरेस्ट प्रेशर ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट प्रेशर ग्रुप आर दोज ग्रुप्स विच सीक टू बी प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, नॉट फॉर द मेंबर्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप फाइटिंग अगेंस्ट द बॉन्डेड लेबर एंड चाइल्ड लेबर राइट्स। जैसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्या चाइल्ड लेबर हो गया, बॉन्डेड लेबर हो गया। इसके अलावा आपके जो बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं वुमेंस के लिए काम करते हैं, यानी वह आपका पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप जो क्या करे,
किसी दूसरे अपने मेंबर के अलावा जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं या सोसाइटी के लोग हैं या लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करे, उनके लिए कुछ मूवमेंट वगैरह, कुछ एजिटेशन वगैरह करे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट प्रेशर ग्रुप। यानी क्या, सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो वह गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाए किसी इंटरेस्ट को लेके, सोशल इशू को लेके, ठीक है, कोई भी सोशल इशू हो सकता है। बहुत सारे जो होते हैं स्टूडेंट यूनियंस होते हैं, ठीक है, लेबर यूनियंस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट के किसी मुद्दे को लेके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, लेबर के लेके बने, कास्ट के बेसिस पे भी होते हैं, ठीक है, वुमेन के लिए भी होते हैं। नाउ 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टडी इन अहमदाबाद फाउंड दैट out of 15 lakh workers in the city, 11 lakh worked in unorganized sector. The total income of the city is in this year 1997-1998 was rupees 60,000 million. Out of this 32,000 million was generated in organized sector. Present this data in table. What kind of wage should be thought for the generating more employment in the city? क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो आपके यह जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, गौर से पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया था, यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहाँ पे ज़रूरत क्या थी, ज़रूरत थी आपको इसको गौर से पढ़ने की, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था कि आपके अहमदाबाद है, अहमदाबाद में 15 लाख वर्कर्स काम करते हैं, जिसमें आपका क्या है 11 लाख जो है वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को मिला के कितने वर्कर्स हैं, दोनों को मिला के आपके देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक टेबल तैयार करना है, ठीक है, टेबल तैयार करना है। टेबल में क्या है, तो आपका सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेबल में सबसे ऊपर हम लोग लिखेंगे क्या कि टोटल वर्कर्स, ठीक है, टोटल वर्कर्स कितने हैं, तो 15 लाख, ठीक है। उसमें से अब क्या बोल रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, यहाँ पे ऑर्गेनाइज, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज में कितने हैं, 11 लाख, तो ऑर्गेनाइज में कितने हो गए, तो टोटल 15 लाख हैं, ठीक है, उसमें से 11 लाख ऑर्गेनाइज में है, तो ऑर्गेनाइज में कितने हो जाएंगे 4 लाख, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि टोटल इनकम दी सिटी जो है वह 60,000 मिलियन है, यानी यहाँ पे टोटल ऑर्गन कितने हैं 60,000 मिलियन, उसमें 32,000 मिलियन जो है वह क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर का, यानी इसका जो है 32,000 है, तो इसका कितना बचा, तो हम 60 में 32 को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 28,000 मिलियन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। यही तो चार्ट बनाता था, कितना सिंपल सा है। यानी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल में सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे, 3 हमारा कॉलम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर भी 3 बनाएंगे, ठीक है। और जो सबसे पहला ऊपर जो सबसे ऊपर वाला इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, टोटल वर्कर्स, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड, सिंपल सा हम लोग देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो पा रहा है पॉइंट इसका क्लियर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हम लोग टोटल, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड, टोटल कितने हैं 15 लाख, ऑर्गेनाइज्ड के यहाँ पे डाटा दिया हुआ है 11 लाख, अनऑर्गेनाइज्ड का तो ऑर्गेनाइज्ड कितने हो जाएंगे 4 लाख, ठीक है। यहाँ पे टोटल इनकम 60,000 मिलियन, यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज्ड का दिया होता है क्या है 32,000 मिलियन, ठीक है। तो 60 में 32 मिलियन घटा देंगे, कितना है हमारा 28,000 मिलियन। तो सिंपल सा था, तो हमारा फर्स्ट सेक्शन वाला हो गया, ये इसका डाटा प्रेजेंट हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन का बोला व्हाट काइंड ऑफ वे थॉट फॉर द जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी, यानी आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम है। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं सिटी में आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, तो सिटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के क्या होते हैं, तो सिटी में आपके क्या किया जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा किया जाए, ठीक है। सिटी में आपका क्या क्या है, तो सिटी में और भी बहुत सारे काम हो सकते, और क्या तो यहाँ पे आपके चीप लोन प्रोवाइड किए जाएँ, जो आपके स्मॉल वर्कर्स हैं वह क्या करें, अपना खुद का कोई स्मॉल स्केल स्टार्टअप या बिजनेस वगैरह कर सके, वुमेन को आपको चीप लोन प्रोवाइड किया, तो यही सब तो इसमें लिखना था, ठीक है। यानी शहर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म एक्सप्लेन। यानी जो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर या इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ उसका जो इम्पैक्ट पड़ा पूरे वर्ल्ड पे वह क्या था, वह आपका यूनिफॉर्म नहीं था, यानी एक समान नहीं था। इसी को एक्सप्लेन करना है। तो आपको मैंने पढ़ाया था क्या कि जो ग्लोबलाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन के चलते आपको जो आपके डेवलप्ड कंट्री थे, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म बिकॉज ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज हैव गेन्ड प्रॉफिट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन लीड टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी ग्लोबलाइजेशन के चलते जो आपके डेवलप्ड कंट्री हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचा है आपके डेवलपिंग कंट्री के कंपैरिजन में। डेवलपिंग जो कंट्री होते हैं वह आप लोग जानते होंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है। डेवलपिंग कंट्रीज में जो आपके रॉ मटेरियल हैं वह एक्सपोर्ट किए जाते हैं और फिनिश्ड गुड इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। और वह जो फिनिश्ड गुड होते हैं वह डेवलप्ड कंट्री में ही बने हुए होते हैं। तो इसी के चलते क्या हुआ, डेवलप्ड कंट्री में आपके इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी भी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहले से था, ठीक है। उसके चलते क्या हुआ, उसके चलते डेवलप्ड कंट्री को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला डेवलपिंग कंट्री के कंपेरिजन में। न्यू जॉब्स वेयर क्रिएटेड इन इंडस्ट्री सच एज सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक, फास्ट फूड एंड ऑटोमोबाइल। और क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के चलते आपके एक खास किस्म के इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा, जैसे आपके सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फास्ट फूड, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज थे। या फिर कहें तो हम लोग जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं, ठीक है, या जो बड़े कैपिटलिस्ट लोग हैं या बड़े कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज हैं उसको बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन के चलते फ़ायदा पहुंचा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा या नुकसान ही हुआ है। और जो आपके जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री के लेबर्स थे उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेक्शन डी में आपका जो 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर का जो आपके दो क्वेश्चन थे ए और बी। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोला है, डिस्क्राइब द वाइटल एंड पॉजिटिव लोन ऑफ द क्रेडिट विद एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या करना है आपको, क्रेडिट का मतलब कि जो लोन लेते हैं उसके जो आप वाइटल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, और पॉजिटिव रोल को यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो आंसर क्या है, द क्रेडिट इज जनरली डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इन विच द बोरोवर रिसीव अ सम ऑफ मनी और समथिंग ऑफ द वैल्यू एंड रिपे द लेंडर एट द लेटर डेट जनरली विथ इंटरेस्ट। यानी क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि कोई आपका बोरोवर है वह क्या करता है, रिसीव करता है एक मनी लेंडर से और उसको बाद में देने के लिए प्रॉमिस करता है जनरली विथ इंटरेस्ट, यानी उसके बदले अब क्या करता है, कुछ इंटरेस्ट भी देता है। इसके पॉजिटिव रोल क्या हो जाएंगे, तो क्रेडिट हेल्प पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सेटिंग अप देयर बिजनेसेज, यानी अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उनके इनकम को इंक्रीज करने के लिए या फैमिली को सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, क्रेडिट हेल्प करता है। सेकंड जो है, सम पीपल हैव लोन्स अ लॉट ऑफ इन द कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउस। कुछ लोग आपको क्या करते हैं, बिल्डिंग अपने घर को बनाने के लिए या फिर अपने गेट रिलीफ फ्रॉम द मंथली रेंट वगैरह देने के लिए लोन लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड को राइज करने के लिए लोन लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि सलीम था जो शू वगैरह बनाता था, ठीक है, उसको क्या किया, उसने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर डाला, ठीक है। या आपके एग्जांपल्स को यहाँ पे लिख देंगे। और भी इसके और एग्जांपल जैसे आप फार्मर से अगर लोन लेते हैं, ठीक है, तो उनका अगर फसल अच्छा हो जाता है तो वह क्या करता है, उनको फ़ायदा पहुंचाता है। या आपके जो स्मॉल बिजनेसमैन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो आपके वर्कर्स हैं वह लोन लेते हैं अपने इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यह सब हम लोग लिख सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन, हाउ कैन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बी। यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। व्हाट डज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन का मतलब यही है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनीशन, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह होता है कि जो क्या करे, प्रेजेंट के नीड को फुलफिल करे लेकिन आपके जो फ्यूचर जनरेशन है उसके एबिलिटी को या उसके नीड को कंप्रोमाइज़ ना करें, यानी उसको बाधा ना पहुंचाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए क्या हो सकता है, तो पहला जो आपका है साइंटिफिक एंड प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए, यानी रिसोर्स को हम लोग अच्छे तरीके से यूज करें, साइंटिफिक तरीके से यूज करें। यूज ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्स इंस्टीड ऑफ नॉन रीन्यूएबल वन, यानी हम लोग रीन्यूएबल रिसोर्स का ज़्यादा यूज करें नॉन रीन्यूएबल के चलते के जगह पे, ठीक है। 3R का मतलब कि रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल ऑफ द रिसोर्स। स्टॉप ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा शोषण या ज़्यादा उसका हम लोग यूज ना करें, जितना जरूरी है उतना ही करें। जैसे एग्जांपल क्या होता है कि हमको लाइट को स्विच ऑफ करना चाहिए कि जब यूज में ना हो, फैन वगैरह को जब, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको हम लोग को स्विच ऑफ या फिर उसको बहुत ही क्या बोलते हैं,
कम यूज करना चाहिए, जब यूज ना हो तो उसको बंद कर देना चाहिए। ना इन्वेस्ट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी हमको रिसर्च और डेवलपमेंट में जो आपके मतलब नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या हो एनर्जी का कंजम्पशन या फिर जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उसका कंजम्पशन कम से कम किया जा सकता है। इसके अलावा आप लोग बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या, जैसे हम लोग को सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या सेकंड वाले का, हम लोग को हाइडल एनर्जी, ठीक है, हम लोग को टाइडल एनर्जी, ये सब का यूज करना चाहिए। नाउ 31st नंबर क्वेश्चन, वाई इज डेमोक्रेसी कंट्रीज टू बी लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध। वैध का मतलब क्या, वैध का मतलब वह होता है कि जो रूल रेगुलेशन एस्टेब्लिश किए गए हैं उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो गवर्नमेंट बने। तो वही पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी को हम लोग लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं, इसके कुछ तो सबसे पहले हम लोग डेमोक्रेसी का डेफिनेशन लिखेंगे। तो अब्राहम लिंकन का तो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या दिखा दिया गया था, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो लेजिटिमेट होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या पीपल का ओन गवर्नमेंट यानी पीपल के द्वारा इलेक्टेड ही गवर्नमेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम, यानी पीपल जो यहाँ पे होते हैं वह रूल किए जाते हैं किनके द्वारा, तो इनके द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा, इसीलिए तो वैध है। यानी ये क्या है, पीपल का ओन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में कौन लोग हैं, तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लोगों द्वारा ही चुने गए हैं। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर their country. Democracy's ability to generate their own support it itself an outcome that can be ignored. बोला कि जो डेमोक्रेसी होता है उसके पास क्या होता है, अपने खुद के सपोर्ट को जनरेट करने का पावर होता है, जो क्या करता है, जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो डेमोक्रेसी है वह क्या है, डेमोक्रेसी जो है वह डेमोक्रेसी में हम जब चाहें, अगर क्या है गवर्नमेंट है जो लोगों द्वारा बनाया गया, तो लोग ही जब चाहें तब गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बी नंबर क्वेश्चन, हाउ इज डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दैन डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी जो है वह डिक्टेटरशिप से अच्छा कैसे है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेमोक्रेसी के जो आपके इंपॉर्टेंट जो आउटकम्स हैं या इंपॉर्टेंट जिसके फीचर्स है, पॉजिटिव फीचर्स, उसको लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, डेमोक्रेसी जो होता है लेजिटिमेट, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होता है। डेमोक्रेसी में हमको इक्वलिटी, हमको फ्रीडम, यह सब चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। डिक्टेटरशिप में हमको देखने को नहीं मिलता है। और डेमोक्रेसी क्या करता है, डेमोक्रेसी में हमको पॉलिटिकल इक्वलिटी, हमको सोशल इक्वलिटी देखने को मिलता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। नाउ 32 नंबर क्वेश्चन, इमेजिन यू आर अ वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन व्हाट द एक्सपीरियंस मीन टू योर लाइफ। अब क्या है कि आप एक वुमेन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपके अपने लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, ठीक है, कि आपने वहाँ पे क्या देखा या इसका क्या जरूरत पड़ा। तो हम लिखेंगे कि एज अ वुमेन आई सॉ दैट थिंग्स, ठीक है, या फिर एज अ वुमेन आई सॉ द फॉलोइंग थिंग्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वुमेन्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट एंड दे आर सपोर्टिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दे आर abolishing the laws made by the British government, they are making salts, they are picking up the liquor shops एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। यही सब हम लोग लिखेंगे। यानी क्या कि आपको जो पढ़ाया गया है कि मतलब ये देखिए क्वेश्चन वही सेम है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन था वह कैसे था। इसी क्वेश्चन को क्या कर दिया, घुमा के आपको पूछा है कि आप क्या करें, आप मान लीजिए कि वुमेन है, आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, तो आपने क्या क्या देखा, यानी क्या कि वुमेन्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कैसे किया, यानी वुमेन्स ने क्या क्या वहाँ पे काम किए थे, यही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या किया था वुमेन्स ने, तो वुमेन्स ने एक्टिवली वहाँ पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे जो लॉज बनाए गए थे उसको तोड़ा, ठीक है, सॉल्ट वगैरह बनाया, ठीक है। और उसके बाद जो लिकर शॉप थे उसको पिकअप किया, वहाँ पे उन लोगों ने पॉलिटिकल लाइफ में, पॉलिटिकल स्फेयर में इक्वलिटी की मांग की, यही सब तो इसमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग उसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे क्या कि एज अ वुमेन आई सॉ दीज थिंग्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके अलावा नीचे लिख देंगे, ठीक है। हाउ डिड द नेशनलिज्म डेवलप थ्रू द कल्चर इन यूरोप, जो आपका नेशनलिज्म था वह कल्चर से कैसे डेवलप किया, यानी कल्चर ने, यानी यूरोपियन कल्चर ने नेशनलिज्म को डेवलप करने में कैसे हेल्प किया यूरोप में। तो आंसर क्या है, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन एंड आर्ट ऑफ पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिकल हेल्प टू एक्सप्रेस एंड सर्व द नेशनलिस्ट फीलिंग।
यानी आपके क्या थे कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग, तो उसमें जो आपके नेशनल आर्ट्स थे, नेशनल पोइट्री थी, स्टोरीज थी, म्यूजिक थी, उसने बहुत बड़ा आपका क्या किया, बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया क्या, नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप करने में, एक्सप्रेस करने में। रोमांटिसिज्म अ कल्चरल मूवमेंट विच साउथ टू बी डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। और कहा था कि आपको जो कल्चरल मूवमेंट रोमांटिसिज्म था, उसने भी आपके क्या किया, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को लोगों के अंदर बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, मेनी रिवोल्यूशनरी एंड रिफॉर्मिस्ट स्प्रेड देयर आइडियाज, यहाँ पे देयर होगा, ठीक है, देयर आइडियाज अमंग द पीपल थ्रू फॉक टेल्स, हिस्टोरिकल स्टोरी, ठीक है, जो आपके बहुत सारे रिवोल्यूशनरी थे उन लोगों ने क्या हिस्टोरिकल स्टोरी या फॉक टेल्स वगैरह बता के नेशनलिस्ट फीलिंग को स्प्रेड करने का काम किया। Religion, language and regional sentiments also play a significant role in the development of nationalism among the Europe। जो आपका रिलीजन था, लैंग्वेज था और जो आपका रीजनल सेंटिमेंट्स थे, यह लोगों ने क्या किया, बहुत भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। नाउ 33 नंबर क्वेश्चन इसका ए है और इसमें बी भी है। ठीक है, रिसेंट न्यूज पेपर स्टेटेड तमिलनाडु एंड कर्नाटक फाइलिंग एग्री ऑन हाउ a recent newspaper report state with Tamil Nadu and Karnataka failing to agree on how much Kaveri water should be released by Karnataka, the Supreme Court will now decide whether Tamil Nadu's plea for the releasing 30,000 million cubic feet of water between December 1 and 15 is feasible. Why does a state have the dispute which reach the Supreme Court? Is there any better matter for solving such dispute which are acceptable to all? बोल रहा है क्या यहाँ पे जो आपका तमिलनाडु है और जो कर्नाटक है, इनके बीच क्या हो गया, इनके बीच डिस्प्यूट हो गया है कावेरी वाटर को लेकर के, कावेरी रिवर के वाटर को लेकर के। ठीक है, और ये लोग कहाँ पहुँचे हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं। ठीक है, या न्यूज़ पेपर का एक रिपोर्ट दिया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच जो डिस्प्यूट होता है, तो बोल रहा है कि यह लोग क्यों सुप्रीम कोर्ट में ही पहुँच जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और जो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या है कि इसका कोई दूसरा मेथड हो सकता है क्या कि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्या होता है, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वह क्या, तो यहाँ पे यह डिस्प्यूट सॉल्व करता है किसके बीच, तो आपका अगर यूनियन गवर्नमेंट है या कोई सिटीजन है उसके बीच, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच और दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच। यानी अगर कोई दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच को लेके कोई झगड़ा होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका आंसर कि द डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट गवर्नमेंट्स कैन बी या फिर should be resolved by only Supreme Court because for the dispute resolution between two states the Supreme Court have power to resolve the dispute। ठीक है, और बोला गया दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ पे आपस में ये लोग कोऑर्डिनेट करके, ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेट करके आपस में ये लोग बातचीत करें, क्या करें, इस बात को सुलझा लें। ठीक है, तो यहाँ बेटर जो है आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन के चलते क्या करेंगे, ये लोग बातों को सुलझा सकते हैं। नाउ 33 का जो बी नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ कंजर्विंग आवर मिनरल रिसोर्स, गिव 4 मेथड टू कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्स। यानी क्या, मिनरल को रिसोर्स को कंजर्व करने के 4 तरीके यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, और इसका कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, तो नेचुरल रिसोर्स को आपके जो मिनरल रिसोर्स हैं क्या है, यह आपके नॉन रिन्यूएबल है और एग्जॉस्टिबल है, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या है कि अगर ये रिसोर्स रहेंगे नहीं तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगा, हमारे मतलब अर्थ पे लाइफ मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मिनरल का बचाने का नीड क्यों है, तो हमारे लाइफ को सस्टेनेबल तरीके से चलाने के लिए। 4 मेथड बनाना है मिनरल को, तो हम क्या करेंगे, हम लोग हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज करेंगे। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कम यूज करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, यही सब चीज़ें अब मैंने ऊपर बताया अभी आपको। ठीक है, नाउ सेक्शन ई नंबर क्या है, तो ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो 34 नंबर है हम लोग पढ़ते हैं, रीड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज एन अप्रोच दैट हेल्प्स गाइड एक्शन टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम टुवर्ड द ग्रीन एंड क्लाइमेट रिसिलिएंट practices. CSA support reaching internationally agreed goals such as the Sustainable Development Goal and the Paris Agreement on the Climate. The CSA support the Food and Agricultural Organization Strategic Framework 2022 to 2031 based on the four betters: better production, better nutrition, and better environment, and better life of all, leaving no one behind. क्या बोल रहा है इसमें,
ठीक है। तो बोला कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है क्या है, यह आपका हेल्प करता है, गाइड करता है एक्शंस को, जो आगे एग्री फूड सिस्टम है उसको ग्रीन और क्लाइमेट रिसिलियंट, यानी क्लाइमेट को मतलब ध्यान में रख के क्लाइमेट फ्रेंडली, ठीक है, और ग्रीन ग्रीन इसको बनाने की तरफ यह हेल्प करता है। यानी क्या, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, नाम में ही है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब कि ऐसा एग्रीकल्चर जो क्या हो, क्लाइमेट फ्रेंडली हो, यानी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। या क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 35 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से लिया गया, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी जो है वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन बॉम्बे 1942 में जो एड्रेस किया था उसे कुछ पार्ट्स को लिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं गांधी जी, यू मे हैव टेक it from me that I am not going to strike a bargain with the viceroy or the ministry and the likes. I am not going to be satisfied with anything short of complete freedom. Maybe he will propose the abolition of salt tax and the drinkable etc. But I will say nothing less than freedom. क्या बोल रहे हैं गांधी जी यहाँ पे, जैसे आपको पता था कि 1930 के आसपास जो आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, जो सॉल्ट मार्च हुआ था, तो गांधी जी ने क्या, गांधी जी ने आपके जो वायसराय थे उस टाइम के उनके सामने 11 डिमांड्स को रखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि अब मैं मतलब कोई समझौता नहीं करने वाला हूँ वायसराय या किसी मिनिस्टर के साथ। अब मैं आज़ादी यानी पूरी फ्रीडम के अलावा किसी भी चीज़ को मैं नहीं मानने वाला हूँ। भले ही वह क्या करे, वह जो सॉल्ट लॉ लगाए हैं उसको एबॉलिश कर दे, जो आपके शराब या फिर जो एविल ड्रिंक्स है उसको यह लोग बैन कर दे, मैं उससे भी अब नहीं मानने वाला हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मुझको पूरी की तरफ पूरा फ्रीडम चाहिए, यानी फ्रीडम से कम कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हेयर इज अ मंत्रा वन शॉट एंड आई गिव यू, मतलब यह एक मंत्रा है क्या, कि अब हमको टोटली फ्रीडम चाहिए, हमको जो सॉल्ट लॉ है या कोई डिमांड है जो फ्रीडम से कम है उसको हम मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने क्या मंत्रा दिया, डू और डाई, यानी करो या मरो। He shall either free India or die in the attempt. We shall not live in to see the perpetuation of the slavery. यानी गांधी जी क्या बोल रहे हैं, अब हमको या तो इंडिया आज़ाद चाहिए या तो हम उसको आज़ाद कराते कराते मर जाएंगे, यानी अब लेकिन हम लोग गुलामी में नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन एनी वन की इम्पैक्ट दैट गांधी जी रिजेक्शन ऑफ द स्ट्राइकिंग अ बार्गेन विद द वायसराय फॉर मिनिस्टर्स लाइक हैड ऑन द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम। बोला कोई एक के की इम्पैक्ट बताना है, जो गांधी जी ने क्या बोला है कि हम लोग, जो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने वायसराय की बातों को मानने से, उनके खिलाफ कोई समझौता बार्गेन करने से मना कर दिया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वह क्या था, लोग अब पूर्ण स्वराज की मतलब स्वराज की मांग करने लगे, ठीक है। अंग्रेजों से इंडिया को क्विट करने की मांग करने लगे। पहले जो लोग डिमांड करते थे कि कोई हमारे बातों को मान ले, किसी डिमांड्स को जो ब्रिटिशर्स हैं वह फुलफिल कर दें, लेकिन अब क्या है, अब जो आपके पीपल हैं वह आपके मतलब टोटली फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजों को भारत छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसका लिखेंगे कि वन की इम्पैक्ट ऑफ द गांधी जी रिजेक्शन ऑफ द स्ट्राइकिंग अ बार्गेन विद द वायसराय फॉर द मिनिस्टर्स एंड द लाइक ऑन द पीपल इज या फिर वॉज दैट द पीपल वाज स्टार्टिंग डिमांडिंग टोटली फ्रीडम या पूर्ण स्वराज। ओके, नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड द मंत्रा डिफर फ्रॉम द अर्लियर स्ट्रेटजी एम्प्लॉयड इन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। जो इस बार का जो मंत्रा था डू और डाई का, वह जो पहले जो आपके स्ट्रेटजी जो आपके इंडिपेंडेंस में यूज किए जाते थे उससे अलग कैसे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस बार के जो मंत्राज है उसमें क्या किया गया, डू और डाई। पहले गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते थे, पहले गांधी जी कुछ डिमांड्स रखते थे आपके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है, वह पूर्ण स्वराज की बात उतने हद तक उतने लेवल तक नहीं करते थे। लेकिन इस बार गांधी जी ने क्या बोला है, डू और डाई, यानी हम लोग को या तो आज़ादी चाहिए या फिर आज़ादी लेते लेते मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखिए, गांधी जी ने वायलेंस की बात नहीं की थी कि हम लोग अंग्रेजों को मारने लगेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं किया था। मतलब कहने का मतलब था कि गांधी जी बोलते कि या तो आज़ादी चाहिए या तो हम आज़ादी लेते लेते मर जाएंगे, लेकिन वायलेंस की बात यहाँ पे गांधी जी नहीं की थी। लेकिन पहले की जो आपके स्ट्रगल्स थे, फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उनमें गांधी जी ने कुछ डिमांड्स रखी थी। लेकिन इस वाले जो मूवमेंट है यहाँ पे गांधी ने क्या बोला है, गांधी जी ने अंग्रेजों को पूरी की पूरी तरह इंडिया को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर उन लोगों ने बोला कि हमको कुछ डिमांड या फिर कुछ भी हमको फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है, अब अंग्रेज क्या करें, टोटली इंडिया को
छोड़ दें, इसीलिए उसका नाम क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस मंत्रा डिफर फ्रॉम द अर्ली स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम आर एज फॉलोज। In the Quit India movement, Gandhiji totally demanded to quit the India from for the Britishers. Okay. Now third question, discuss the economic context and political climate that lead to the adoption of the do or die mantra। यहाँ बोला कि क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उस टाइम के जो गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया। तो आपको पता कि 1942 में जब आपका यह फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे आपका वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था। तो वहाँ पे जो आपके ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उसका इम्पैक्ट इंडिया के इकोनॉमी पे बहुत ही बुरी तरह से पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट दैट लीड टू द एडॉप्शन ऑफ डू और डाई मंत्रा आर द हार्श ट्रीटीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इन्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस बिटवीन द वर्ल्ड वार सेकेंड। ओके, नाउ 36 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है यह आपका इकोनॉमिक सेक्शन से लिया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक सेक्शन में पर कैपिटा इनकम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। पहला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का सिग्निफिकेंस क्या है? तो पर कैपिटा इनकम को क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम हम लोग देश के ग्रोथ को या डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन द पर कैपिटा इनकम एंड द विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइनिंग दिस क्लासिफिकेशन। तो बोल रहा है कि पर कैपिटा इनकम को डिटरमाइन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग दो कैटेगरी में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, एक हाई इनकम कंट्री और एक आपका लो इनकम कंट्री, ठीक है। एक आपका लो इनकम कंट्री और एक आपका हाई इनकम कंट्री, दो कैटेगरी में बांटते हैं इसको, ठीक है। और बोल रहा है कि एंड विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे क्या हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पर कैपिटा इनकम देखते हैं, ठीक है। यानी अगर यूएस डॉलर क्या है, यूएस डॉलर 2500 से ज़्यादा किसी कंट्री का इनकम है तो उसको हम लोग बोलेंगे, सॉरी उससे कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे लो इनकम कंट्री, और 49,300 से अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाई इनकम कंट्री, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें दो ही क्वेश्चन है, ठीक है, दो ही कोई क्वेश्चन है, दोनों 2 मार्क्स के हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ना हम लोग सेक्शन एफ की तरफ मूव करेंगे। सेक्शन एफ में क्या, सेक्शन एफ जो है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जो सेक्शन ए वाला, सेक्शन 37 का जो ए नंबर क्वेश्चन है, ए में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। या आपका जो लोकेशन है पहले से मार्क किया रहेगा, यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है वह क्या बोल रहा है कि द प्लेस वेयर जालियांवाला बाग मैसेकर हैपेंस। तो कहाँ पे होगा, तो इसका सिंपल आंसर अमृतसर, ठीक है। अमृतसर कहाँ है, तो पंजाब में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, तो 1927 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कहाँ हुआ था, यहाँ पे तमिलनाडु में कौन सा, चेन्नई, अभी का चेन्नई, लेकिन उसका पहले जो नाम था क्या था, मद्रास, ठीक है, मद्रास होगा, ठीक है। और जो आपका सेशन था एक कोलकाता वाला याद रखना है और आपका नागपुर वाला याद रखना है महाराष्ट्र में, ठीक है। नाउ 37 का बी नंबर क्वेश्चन जो है, डैम बिल्ट ऑन द रिवर सतलज। सतलज रिवर पे जो डैम बनाया गया, कौन सा डैम है सतलज रिवर पे, तो वह आपका कौन है, भाखरा नंगाल डैम जो हिमाचल प्रदेश में है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क है नोएडा, यहाँ पे दिल्ली के पास एनसीआर में नोएडा, यूपी में है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेगा, इस वाले एरिया पे हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें है, जो साउदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट का जो साउदर्न मोस्ट पोर्ट है कौन सा है, तो यहाँ पे है कौन सा, टुट्टिकोरिन, ठीक है। मैंने सब बताया था, यहाँ पे टुट्टिकोरिन, उसके ऊपर हमारा मद्रास है। नाउ न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेट इन द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, उसको लोकेट करना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र में कौन सा है, तो तारापुर। कहाँ पे सिचुएटेड है तारापुर आपका, तो यहाँ पे मुंबई के थोड़ा सा ऊपर है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। और आपका जो इसमें का जो आपका कौन सा है, आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। आप ध्यान रखिएगा, तो ईस्टर्न कोस्ट का साउदर्न मोस्ट जो आपका पोर्ट है वह कौन सा है, टुट्टिकोरिन। और वेस्टर्न कोस्ट का कौन सा है, तो वह आपका कोच्चि, ठीक है। या मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ था, आपके पोर्ट्स के नाम मैंने याद कराया था, ठीक है, कौन कौन से पोर्ट्स हैं इंडिया में। जो आपके 12 इंपॉर्टेंट आपके जो आपके पोर्ट्स हैं मैंने सबको कराया हुआ है, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सा आपका यहाँ पे कंडला पोर्ट, फिर आपका मुंबई, नवी मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, उसके नीचे कौन सा है, तो उसके नीचे आपका मरमगांव पोर्ट, ठीक है। मरमगांव के नीचे मंगलुरु, ठीक है।
उसके बाद मंगलुरु के नीचे कौन सा है, तो मंगलुरु के नीचे कोच्चि, कोच्चि इधर आपका टुटिकोरिन चेन्नई, ठीक है। चेन्नई के बाद आपका विशाखा वाइजेक, विशाखापट्टनम, ठीक है। पारादीप उड़ीसा में है, ठीक है। और कौन सा आपका हल्दिया पोर्ट और कोलकाता कहाँ है आपके वेस्ट बंगाल में। या 12 पोर्ट है, नाम याद कर लीजिएगा कौन सा। तो फिर से एक बार बोल देता हूँ मैं, ठीक है। कंडला मुंबई, ठीक है। और उसी मुंबई में एक और है नवी मुंबई, या फिर उसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं। मरमगांव गोवा में है, ठीक है। और मंगलुरु कहाँ है आपका, यहाँ पे कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक। उसके बाद कोच्चि केरल में, ठीक है। टुटिकोरिन और चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। और पारादीप उड़ीसा और हल्दिया और कोलकाता या कहाँ है आपके, दोनों वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे यह जो क्वेश्चन पेपर है यह समाप्त हुआ डिस्कशन, ठीक है। और भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।